ज्ञान की बात कहें सब ज्ञानी जे बिरला कोय, अर्थ समझे जो शब्द का वही रे ज्ञानी होय। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्ञान की बातें तो सब कहते हैं, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी बहुत कम लोग होते हैं। ज्ञानी सभी लोग नहीं हो जाते। ज्ञानी वही होते हैं जो शब्द को समझते हैं और शब्द के असल को समझते हैं, शब्द के असल मानी को समझते हैं। तो इसीलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और फिजिक्स को हम लोग ना समझें, ये हमारा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए हम सबको फिजिक्स को पहले बेहतरीन तरीके से समझना होगा कि फिजिक्स आखिर है क्या चीज़। और चूंकि हम लोग फिजिक्स को समझने जा रहे हैं, फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, तो इसको जानने के लिए पहले हम भौतिकी या फिजिक्स के असल मानी को समझते हैं। भौतिकी या फिजिक्स आई कहाँ से है? तो चलिए, फिजिक्स फिजिक्स एक अंग्रेजी का शब्द है, यानी इंग्लिश का शब्द है। और फिजिक्स का ट्रांसलेशन हिंदी में हम लोग भौतिकी लेते हैं। फिजिक्स का कुछ लोग मतलब ये समझते होंगे कि ये स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमिना है। हाँ, वो सच है, लेकिन अधूरा है। फिजिक्स असल असल में फिजिक भी एक इंग्लिश वर्ड है। फिजिक्स असल में फिजिक वर्ड से आया है। फिजिक वर्ड का मतलब होता है इलाज की कला, या मेडिकल फील्ड में इस फिजिक का यूज होता है जिसमें एस नहीं है। और जब इसमें एस लगा देते हैं तो वो फिजिक्स बन जाता है। कितना अजीब है ना कि फिजिक में एस लगाने से फिजिक का मतलब इलाज की कला, और एस लगा दिए तो वो मोशन या मैकेनिक्स हो गई। तो ये थोड़ा अजीब तो लगता ही है, लेकिन असल में ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें और भी पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा कि फिजिक वर्ड जो इंग्लिश में है वो कहाँ से आई है। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये जो वर्ड है ये भी लैटिन से आई है। लैटिन एक भाषा है जो कि अभी डेड है, यानी अभी वो नहीं बोली जाती, लेकिन ये भाषा पहले बोली जाती थी। और इस भाषा में एक शब्द था फिजिका, और इसी शब्द से फिजिक आया है। फिजिका का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। और जब हम नेचर की बात सुनते हैं तब हमको लगता है कि हाँ, ये कुछ तो मेडिकल से भी मतलब इसका कुछ नाता है। यानी मेडिकल में भी हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, है ना, खास करके इंसान को पढ़ते हैं। तो इसीलिए नेचर में बहुत कुछ है। नेचर में सिर्फ सिर्फ मोशन ही नहीं है, या किसी के लिए सिर्फ इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं, इसमें हर कुछ है। यानी लैटिन में जो फिजिका था वो कुछ ऐसा था जो हम लोग आज साइंस समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, साइंस साइंस में 3 भाग बना दिए हैं। साइंस का 3 भाग क्या है? बायोलॉजी है, साइंस में केमिस्ट्री है, और साइंस में ही फिजिक्स है ना। तो पहले साइंस में ये सब नहीं था, बल्कि फिजिका था, और इसमें ये सब था। फिजिका में ही बायोलॉजी जैसी कुछ चीजें होती थी, फिजिका में ही मेडिकल होती थी, फिजिका में ही केमिस्ट्री होती थी। और ये लैटिन भाषा में, जब ये लैटिन भाषा बोली जाती थी तब फिजिका को यूज किया जाता था। तो इसी वजह से हम सबको ये इरेगुलरिटी दिखती है कि फिजिक वर्ड में मेडिकल क्यों आ गया और फिजिक्स फिर अलग क्यों हो गया। तो अब देखते हैं कि ये फिजिका कहाँ से आई है। फिजिका आई है ग्रीक वर्ड फिजिके से। और ये फिजिके वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब होता है इस वर्ड का मतलब होता है एपिस्टीम ऑफ नेचर, यानी नेचर का नॉलेज। तो इसमें हम नेचर में जो भी चीज देखते हैं उन सारे चीज को इसमें रखा जाता था। पहले ग्रीक फिलोसफी में, ग्रीक कल्चर में फिजिके था, जिसमें हम नेचर के बारे में बातें करते थे। और आपको मालूम होगा एरिस्टोटल के बारे में, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर भी हैं, और उसे बहुत सारी चीज़ों में मतलब महारत थी। वो साइंस में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, ये सब इन सब में महारत रखते थे। लेकिन वो जो किताब लिखे थे, उसके किताब का नाम था टा फिजिका, कुछ ऐसे ही। और इस किताब का मानी होता है द नेचर। और इस किताब में वो सिर्फ मोशन के बारे में नहीं लिखे, सिर्फ फोर्स के बारे में ही नहीं लिखे, सिर्फ ग्रेविटी के बारे में ही नहीं लिखे, बल्कि इसमें वो नेचर में दिखने वाले हर एक चीज के बारे में लिखे हैं। तो ये स्टाफ फिजिका, तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो जिस चीज को हम साइंस बोलते हैं वो एक समय में फिजिक्स बोला जाता था। और जिस चीज को अभी आप साइंस को जो आप समझते हैं, असल में वो साइंस को ही नॉलेज बोला जाता था। हम लोग क्या किए हैं कि नॉलेज में साइंस रखे हैं, नॉलेज में साइंस रखे हैं और फिलोसॉफी रखे हैं, और साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स रखे हैं।
और क्या इसके साथ साथ साइंस के साथ साथ फिलोसफी रखे हैं, है ना। फिलोसफी में बहुत कुछ है, मेटाफिजिक्स है, ऑन्टोलॉजी है, लॉजिक है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले साइंस था। साइंस का मतलब नॉलेज हुआ करता था लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में साइंस का मतलब नॉलेज हुआ करता था, और इसका दो भाग था, एक था फिलोसफी और एक था फिजिक्स। और फिजिक्स में ही बाकी सारी चीजें थी जो मतलब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो सारी इस फिजिक्स में हुआ करती थी, फिजिका में हुआ करती थी। तो अब चलते हैं इससे भी पीछे, यानी फिजिके जो वर्ड है वो कहाँ से आई है, और ये भौतिकी और फिजिके में क्या रिलेशन है, संस्कृत के भौतिकी और ग्रीक के फिजिके में क्या रिलेशन है। तो इसका भी रिलेशन हमको दोनों जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड एक रूट से आए हैं, व्यू। ये व्यू वर्ड से ये दोनों वर्ड आए हैं। और व्यू क्या है? व्यू एक रूट है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यानी मतलब यूरोप और इंडो इंडियन लैंग्वेज जो है, यूरोपियन लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेजेस का एक ही पहले रूट हुआ करता था, एक ही एंसेस्ट्रल लैंग्वेज हुआ करता था, उसी को हम प्रोटो इंडो यूरोपियन बोलते हैं, और उसे शॉर्ट फॉर्म में PIE भी बोला जाता है। तो इसी लैंग्वेज में व्यू हुआ करता था, इसी लैंग्वेज में व्यू हुआ करता था एक रूट, और इसका मतलब होता था टू ग्रो या टू बिकम। और इसी का मतलब टू ग्रो ग्रीक लैंग्वेज में लिया गया, जिसमें कि व्यू जो है वो फ्यू बन गया, और फ्यू का मतलब भी ग्रो होता था। फिर ये फ्यू बाद में फ्यूसिस बन गया, और फ्यूसिस फिर फिजीन बन गया, फिजीन फिर फिजिक बन गया। तो कुल मिला के यहाँ जो सबसे रूट चीज है, सबसे एकदम रूट में जो फिजिक का है, वो ये है कि दो चीज आती है, एक ग्रो और दूसरा बिकम। ये दो चीज हैं एकदम रूट में। और ग्रो जब यहाँ गया तो यही नेचर का सेंस लिया, नेचर का सेंस लेते लेते नेचर की स्टडी को हम सब फिजिक्स बोलते हैं। और दूसरा जो सेंस है वो है बिकम। बिकम जो सेंस है वो संस्कृत में अपनाया गया, और ये व्यू जो है भू बन गया। और भू का मतलब होता है बनना, और भूत का मतलब होता है बना हुआ, या फिर कोई चीज अस्तित्व में आया हुआ, यानी एग्जिस्टेंस में आया हुआ। और इसके साथ जो चीज एग्जिस्टेंस में आती है उसे हम भौतिक कहते हैं, और भौतिक चीजों के बारे में यानी फिजिकल चीजों के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे भौतिकी कहा जाता है। यानी इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स में जितने भी चीज ग्रो होते जा रहे हैं या इवॉल्व होते जा रहे हैं, या फिर जितने भी चीज एग्जिस्टेंस में दिखते हैं, उसके स्टडी को हम भौतिकी या फिजिक्स कह सकते हैं। तो अब चलते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ। तो फिजिक्स का डेफिनेशन, पहले तो हम ये जानते हैं कि ये यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में आसान भाषा में अगर हम कहें कि फिजिक्स क्या चीज़ है, जो अभी हम सीखे हैं, अगर इसको आसान भाषा में रिवाइंड करें तो हमें यह मालूम पड़ता है कि जो यूनिवर्स में हम जो जो चीज़ देखते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी है। क्योंकि हम सब के पास अक्ल है, हम सब के पास माइंड है, हम सब माइंडफुल क्रिएचर हैं, इसलिए हम सब यूनिवर्स में सारी चीज़ों के, यूनिवर्स के हर एक पार्ट में जितने भी फेनोमिनन हो रहे हैं, जितने भी चीज़ इवेंट्स गुजर रहे हैं, जितने भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं एज ए माइंडफुल बीइंग, एज ए क्यूरियस बीइंग। तो अब क्या होगा, यूनिवर्स को बना क्या यूनिवर्स को बनाने वाला वो हमको सारे का सारे सिस्टम को समझा देगा? तो ऐसा नहीं है। या फिर क्या हम बाहर आकर के क्या हम बाहर आकर के यूनिवर्स को एक ही बार में देख लेंगे होलली, और पूरा मालूम कर लेंगे कि इसका क्या सिस्टम है? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें हमें क्या करना होगा, इसके अंदर के ही चीजों को देख करके, परख करके, जान करके, और एक सिस्टम, एक नॉलेज का सिस्टम अगर बनाया जाए, तो फिर हम इसके अंदर की चीजों को ही जान करके उसको पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जानने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी तरीके से जो फिजिक्स है वो साइंस है। अब डेफिनेशन पर आते हैं कि फिजिक्स जो है वो साइंस है, और
साइंस है तो इसीलिए ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन हो जाएगा। अब डिसिप्लिन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन को जानने के लिए हम ये समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई आदमी अगर कोई आदमी या कोई बच्चा ही, बचपन से हम लोग यही जानते आ रहे हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा अगर अच्छे से बैठा हुआ है तो वो डिसिप्लिन में है, वो अनुशासित है, उसके पास एक शासन है वो। लेकिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कोई कोई ऐसा डिसिप्लिन का असल मतलब होता है मिस्टेक्स को सुधारना। तो अब जैसे पहले डिसाइपल हुआ करते थे, जिसको एक तरह से डिसिप्लिन का एक और मतलब होता है कि सजा देना। तो सजा क्यों दिया जाता है? मिस्टेक्स होती है तब दिया जाता है। तो साइंटिफिक डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि साइंस अगर डिसिप्लिन नहीं होता, अगर साइंस में मिस्टेक्स को सुधारा नहीं जाता, तो साइंस किसी का सिर्फ थ्योरी बस बन के रह जाता। साइंस यूनिवर्सल नहीं हो पाता, साइंस सभी के दिमाग के लिए नहीं हो पाता। कोई कहता कि नहीं, उसका थ्योरी पर हम क्यों विश्वास करें, उसके थ्योरी पर हम क्यों विश्वास करें, और अपने थ्योरी पर क्यों नहीं विश्वास करें। तो इसीलिए वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहा, उसको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ा। डिसिप्लिन में सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, किसी का एक थ्योरी होता है और उस थ्योरी को दूसरा लोग टेस्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं, और फिर अगर अगर वो गलत निकला तो उसको मॉडिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको सही करते रहते हैं, उसके मिस्टेक्स को सुधारते रहते हैं। इसलिए फिजिक्स एक डिसिप्लिन है। उसके बाद जहां उस डिसिप्लिन में फिजिक्स इज ए डिसिप्लिन, फिजिक्स इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, जहां पर हम सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं, सिस्टमेटिकली देखते हैं, सिस्टमेटिकली गौर करते हैं और फिक्र करते हैं। यानी सिस्टमेटिकली कोई चीज को गौर से देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। किस चीज को हम सब गौर से किन किन चीजों को देखते हैं? तो नेचुरल थिंग्स को देखते हैं और फेनोमिना को देखते हैं। अब नेचुरल थिंग्स और फेनोमिना दोनों अलग अलग क्यों हैं? लोग क्या करते हैं कि नेचुरल थिंग्स को, फेनोमिना को, दोनों को एक साथ मिला करके ये बोलते हैं कि नेचुरल फेनोमिना के स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। लेकिन नेचुरल थिंग्स और फेनोमिना अलग 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 होता है। फिजिक्स के डेफिनेशन में कुछ डेफिनेशंस में ये भी आती हैं कि फिजिक्स स्टडी है दो चीजों का, एक मैटर का और एक है एनर्जी का। या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फिजिक्स में हम सब दो चीज पढ़ते हैं, एक फील्ड पढ़ते हैं, फील्ड में बनी मतलब मास को पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं इंटरेक्शंस को। फिर या तो आप ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स में मतलब एक स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम में कर्वेचर आता है, मास बनता है, कोई चीज एग्जिस्टेंस में आता है, और फिर उसमें वेव्स होते हैं, उसमें कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। ऐसे तो स्पेस टाइम बहुत कम इंटरेक्ट करता है, ग्रेविटॉन को इंटरेक्ट करते हुए देखा नहीं गया है। लेकिन फिर भी हम लोग का डिस्टिंक्शन, ये जो बेसिक डिस्टिंक्शन है मैटर या फील्ड का होना या कोई चीज का एग्जिस्टेंस होना, कोई चीज का एग्जिस्टेंस होना, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से जो व्यू वर्ड है, व्यू वर्ड, उस वर्ड में दो चीज छुपा हुआ था। एक छुपा हुआ था क्या? ग्रो, यानी कुछ होता हुआ, कुछ मोशनल चीज, कोई इवेंट होता हुआ, है ना, कोई इवोल्यूशन होता हुआ चीज, ठीक है ना, ऐसा कुछ। और दूसरा छुपा हुआ है बिकम, यानी कोई चीज का होना, होना ही मतलब होने, कोई चीज का होना, वो चीज भी इस चीज में शामिल होगा, या एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं आप इसको। तो ये दोनों में हमेशा, या ये इन दोनों में हमेशा मतलब डिफरेंस रहा है, और इसीलिए हम लोग नेचुरल थिंग्स को और नेचुरल फेनोमिना को अलग रखते हैं। नेचुरल फिनोमिना हो गया नेचुरल फिनोमिना हो गया जिसमें हम कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल थिंग्स हो गया जिसमें कोई एग्जिस्टेंस हो गया, कोई किसी चीज का एग्जिस्टेंस क्यों है, किसी चीज का मतलब मास क्यों है, कोई चीज कर्वेचर में ग्रेविटी क्यों बना रही है, उसके बाद कोई चीज फील्ड में वेव क्यों बना रहा है। और फेनोमिना हो गया कि दो दो चीजों के आपस का बीच का इंटरेक्शंस कैसा होता है, जिसमें हम फोर्सेस भी देखते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। उसके बाद अब देखिए कि ये चाहे नेचुरल थिंग्स हो या फेनोमेना हो, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं या एनालाइज करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि कोई एक स्केल पर होगा,
कोई एक छोटे स्केल पर होगा, कोई एटॉमिक स्केल पर होगा, या कोई कॉस्मिक स्केल पर होगा, या जिस स्केल पर हम सब हैं उस स्केल पर होगा, बल्कि ये किसी भी स्केल पर हो सकती है। ये एटॉमिक स्केल पर भी हो सकता है, ये पार्टिकल स्केल पर भी हो सकता है, ये कॉस्मिक स्केल पर भी हो सकता है, ये हम सब के स्केल पर भी हो सकता है, ये हर एक स्केल पर हो सकता है। तो फिजिक्स इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन वेयर वी सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व एंड एनालाइज नेचुरल थिंग्स एंड फेनोमेना एट एनी स्केल टू डिस्कवर द फंडामेंटल। अब देखिए कि हमारा जो ये पर्पस है, ये इन सब चीजों को करने का जो पर्पस है वो क्या है। हम सब का पर्पस ये है कि हम सब डिस्कवर करते हैं किन किन चीजों को, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज को। अब हम सब देखे ही हैं, ये अगर यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सारा चीज काम कर रही है, सारा चीज एक ऑर्डर बना रही है, तो ये जरूर है कि उसमें कोई ना कोई सिस्टम जरूर होगा, कोई ना कोई इसका लॉ जरूर होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होगा जिसमें ये पूरा यूनिवर्स जो एज ए सिस्टम वर्क करता है। नहीं तो ये कोलैप्स कर सकती थी, ये डिसऑर्डर में जा सकती थी। इसीलिए तो ये चीज मतलब बहुत ही कॉमन है कि ये प्रिंसिपल्स और लॉज यूनिवर्स में होते हैं। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स और लॉज को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और यही प्रिंसिपल्स और लॉज यूनिवर्स को स्वाभाविक रूप से गवर्न करती है। गवर्न करने का मतलब क्या कि वो चलाती है, या एक तरह से हम उसको समझ पाते हैं उसकी मदद से, है ना। और ये स्वाभाविक भी है, यानी ऐसा नहीं है कि मतलब प्रिंसिपल्स या लॉज नहीं भी होते हैं तो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में हो सकती थी। तो ये जो है वो इनहेरेंट है, यानी स्वाभाविक है कि ये प्रिंसिपल्स और लॉज होंगे ही। अब देखते हैं कि कैसे पुराने डेफिनेशंस हमारे इस नए डेफिनेशन या इस सेंस में आ जाती हैं। जैसे हम पुराने डेफिनेशंस में देखते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन यही रहा है कि फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस थ्रू स्पेस एंड टाइम। तो इसमें मतलब इस मैटर को, एनर्जी को अलग रखा गया, स्पेस स्पेस टाइम है और उसके बीच का इंटरेक्शन है। तो इन सब को मतलब इन सब की स्टडी को हम सब फिजिक्स का कहा करते थे। फिर मॉडर्न एज में हम सब क्या किए, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द लॉज दैट गवर्न देयर बिहेवियर। यहाँ पर हम सिर्फ कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट्स की बात, हम सब काउज की बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है जो अधूरे अधूरे हैं, या मतलब वो पूरे होते होते रह गए हैं। फिर धीरे धीरे जब जब फिजिक्स का सेंस सिर्फ नेचर से या साइंस से रह गया था, जब एंशियंट वर्ल्ड में इसका सेंस सिर्फ साइंस से लिया जाता था, इसमें कोई मतलब यूनिवर्सलिटी, फंडामेंटलिटी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे ये कहाँ पहुंची, धीरे धीरे ये मैथमेटिकल से बन गई थी मीडिएवल एरा में। फिर धीरे धीरे ये कहाँ पहुंची, धीरे धीरे फिर ये मॉडर्न एज में क्या हो गई, यूनिवर्सल भी बन गई और फंडामेंटल भी बन गई। यानी इसका पूरा एक सिस्टम जो है, यानी कुछ रिवाइवलिस्ट क्या किए कि अब इसके ब्रॉडिटी को देखा गया। फिर एक डेफिनेशन दी है कि स्टडी ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम सबएटॉमिक पार्टिकल्स टू द इंटायर यूनिवर्स एग्जामिनिंग फेनोमेना एट ऑल स्केल्स, जो कि हम यहाँ देख रहे थे, यानी किसी भी स्केल पर होगा। अब ये स्केल का लाने का मतलब था कि वो नेचर, चूंकि हम नेचर में हर एक चीज देखते थे, हर एक स्केल पर देखते थे, चाहे हम एस्ट्रोनॉमी देखें, चाहे हम एटम्स के बारे में पढ़ें, ये इन सारे चीज को देखा जाता था। तो वो सेंस जो है रिवाइव किया गया इन डेफिनेशंस में। फिर दूसरा डेफिनेशन था कि फिजिक्स इज द सर्च फॉर द मोस्ट फंडामेंटल लॉज फ्रॉम विच ऑल फेनोमिना कैन बी डेराइव्ड। यानी फंडामेंटलिटी का अब देखा गया कि फिजिक्स जो थी पहले नेचर के बारे में बात करती थी, तो वो अब चूंकि वो फंडामेंटल नहीं होगी तो वो नेचर के बारे में बात नहीं कर पाएगी, इसलिए हम उसमें फंडामेंटलिटी भी रखते हैं कि ताकि, अब जैसे एक फंडामेंटलिटी के लिए एक एग्जांपल देता हूं, लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि इवोल्यूशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इवॉल्व करते हैं। तो इस इवोल्यूशन को, कंसेप्ट को सिर्फ बायोलॉजी में देखा जाता था और सिर्फ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट्स के लिए देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिजिसिस्ट इसको
नेटवर्क के इवोल्यूशन या माइंड के इवोल्यूशन, इन सब में कॉमन पैटर्न्स ढूंढना शुरू किए और ढूंढते ढूंढते उसको आखिरी में एक कंक्लूजन पर आना पड़ा और वो कंक्लूजन लॉ ऑफ कम्प्लेक्सिटी है। ये बहुत ही नया थ्योरी है, लेकिन इससे हमें ये दिखता है कि फिजिक्स सिर्फ एक ही फील्ड की बात नहीं करती है। वो सिर्फ फिजिक्स मतलब सिर्फ जिसमें फोर्स हो, जिसमें मोशन हो, जिसमें मैटर हो, जिसमें एनर्जी हो, सिर्फ इसी की नहीं, बल्कि फिजिक्स में हर एक लेवल पर होगा, हर एक फील्ड की बात होगी और एक कॉमन चीज को ढूंढा जाएगा। तो इन सारे चीज को अगर एक जगह रखा जाए, हमारे पास एक कॉमन डेफिनेशन आ जाता है। वो ये है कि फिजिक्स इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन वेयर वी सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व एंड एनालाइज natural things and phenomena at any scale to discover the fundamental principles and laws that govern the universe inherently. अब इनमें जो सबसे बड़ा सवाल लोग उठा सकते हैं वो ये कि यूनिवर्स में प्रिंसिपल्स और लॉज इनहेरेंट क्यों होते हैं, यानी स्वाभाविक क्यों होते हैं कि यूनिवर्स प्रिंसिपल्स या लॉज से चल सकता है। ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि फेनोमिना और थिंग्स, नेचुरल थिंग्स और फेनोमिना में जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे। तो अगले वीडियो में जरूर हम इन सबको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।